हाय, मैं हूं निशान सर और आपका स्वागत है एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से केमिस्ट्री का लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री लेसन 3 तक 1, 2, 3 तीनों लेसन के बारे में आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दिया है। उस वीडियो में सारी चीज़ों का डिटेल्स दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। अगर उस वीडियो में किसी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में भी आप कॉल के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। हम सभी जानते हैं कि पूरा पृथ्वी में जो जीवन है वो कार्बन पर आधारित है। इस बात में कहीं कोई समस्या नहीं कि पूरे पृथ्वी में चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वायवीय जीव हो, चाहे अवायवीय जीव हो, चाहे शाकाहारी जीव हो, चाहे मांसाहारी जीव हो, चाहे सर्वाहारी जीव हो, सारे जीव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन पर ही आधारित होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। इसलिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पहला जो मांसाहारी जीव, जो शाकाहारी जीव पर निर्भर करते हैं, और वो शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे की वजह से ही वो जीवित रहते हैं, और शाकाहारी जीवों को खाकर मांसाहारी जीव जो है वो जीवित होते हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं सबका जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर है। और पेड़ पौधे हम सभी जानते हैं कि कार्बन पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने सारे प्रक्रमों को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पेड़ पौधे कार्बन पर निर्भर है और पेड़ पौधे पर दुनिया में सारे जीव निर्भर है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कार्बन से ही हुई है, और कार्बन पर ही हमारा पूरा का पूरा जीव मंडल निर्भर करता है। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे उपयोग में जितनी भी वस्तुएं होती है उसमें कितनी वस्तुओं में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कि कार्बन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कार्बन की मात्रा और उसका महत्व है। पहले इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बहुत कम है, बहुत ही कम। वायुमंडल में कार्बन 0.03% के आसपास है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऊपर पट्टी में जो कोयला है, पेट्रोलियम है, अन्य खनिज है, उसमें केवल 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी में जो कार्बन की मात्रा है वो टोटल में 0.05% है। इस 0.05% में 0.03% वायुमंडल में और 0.02% भूपर पट्टी में पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज लवण जिनमें कार्बन पाए जाते हैं, कार्बोनेट इत्यादि, उन सारे में 0.02%, तो 0.02% प्लस 0.03%, टोटल 0.05% कार्बन ही हमारी पृथ्वी में उपलब्ध है। और इतनी कम मात्रा में कार्बन उपलब्ध होने के बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, बहुत ही जरूरी तत्व है। अगर हम बात करें जिस किताब से हम पढ़ते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जिस बेंच पर हम बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद, दवाइयां इत्यादि, अधिकतर चीजों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कम होने के बाद भी अधिकतर चीजों में कार्बन है। कार्बन की मात्रा उसमें बहुत कम ही है, लेकिन इतनी जरूरी है वो कि उनसे 90% वस्तु जिसका वो भोग करते हैं वो बेकार हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि कार्बन खत्म हो जाए, कार्बन को हटा दिया जाए, तो जितना भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं उसका 90% जो यूज है, उपयोग है, उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारा जो भोजन है वही कार्बन पर आधारित है। चाहे जो शाकाहारी हो, चाहे जो मांसाहारी हो, कहीं ना कहीं कार्बन से ही वो भोजन प्राप्त करता है। और यही रीजन है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो मात्रा बहुत कम है, 0.05%, लेकिन उसका महत्व बहुत अधिक है। यदि कार्बन नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी पर कार्बन अलग अलग रूपों में विद्यमान होते हैं। पेड़ पौधों में भी कार्बन है जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, जीव जंतुओं में भी कार्बन है जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है,
अन्य जीव जंतु दूसरे जंतुओं का भोजन करते हैं। साथ ही साथ कोयला जो ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम जो ऊर्जा का स्रोत है, इन सारे चीजों में कार्बन है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेंसिल में भी जो ग्रेफाइट है वो भी एक कार्बन है, हीरा वो भी एक कार्बन है, और हमारे बुक्स, कॉपी, किताब ये सारे कुछ कार्बन से ही मिलकर बने हैं। तो कार्बन कम मात्रा में ही है लेकिन महत्व उसका बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो तत्व हैं वो अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके पहले के लेसन जो लेसन 3 था उसमें हमने पढ़ा था कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। आयनिक यौगिक का अर्थ यह है कि एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। तो हम सभी जानते हैं धातु में हमेशा धन आयन मतलब प्लस चार्ज, और अधातु में हमेशा ऋण आयन मतलब माइनस चार्ज होता है। और धातु और अधातु आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। हमने ये भी जाना था कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में मतलब जल में जब उसको गला दिया जाता है, घुला दिया जाता है, तभी वो विद्युत का चालन करता है, ऐसे वो विद्युत का चालन नहीं करता। और आयनिक यौगिक जो है वो बहुत ही मजबूत होता है क्योंकि उसके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और मजबूत आकर्षण बल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उसमें दो तत्व मिले होते हैं। एक होता है धातु मतलब प्लस चार्ज वाला, एक होता है अधातु मतलब माइनस चार्ज वाला। और प्लस और माइनस चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पकड़े रहते हैं। यही रीजन है कि आयनिक यौगिक मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। हम देखेंगे कि अधिकतर हमने कार्बन यौगिक आयनिक यौगिक की बात की थी तो उसमें क्या था कि जो तत्व थे अपने बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या फिर उसका ग्रहण करके, जैसे अगर धातु है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता था, अधातु है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था, मतलब त्याग कर और ग्रहण करके ही वो आयनिक यौगिक का निर्माण करते थे। लेकिन कार्बन के साथ एक अलग ही स्थिति है, कार्बन के साथ एक अलग ही सिचुएशन है। उस सिचुएशन को समझने का हम प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। अगर इन्हें हम कोष में बांटने का प्रयास करें तो 2 और 4। इसके पहले के लेसन 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी तत्व के बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग देता प्लस चार्ज बनाता है। उसके बाद बताया था 5, 6, 7 इत्यादि हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और माइनस चार्ज बनाता है। तो अधिकतर धातु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2, 3 के आसपास ही होते हैं और अधातु के बाहरी कोष में 5, 6, 7 के आसपास होते हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अधिकतर जिसमें 4 होते हैं वो अधातु होते हैं और अधिकतर इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर ले करके ही यौगिक बनाते हैं। लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है कि ना तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ऐसा क्यों है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने बाहरी कोष को भरता है तो जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो ऋण आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। तो लेना इसके लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 प्रोटॉन, हमने पहले पढ़ा था कि जितना प्रोटॉन होता है अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। और परमाणु संख्या भी आपका 6 ही होता है। तो अगर परमाणु संख्या 6 का हम बात करते हैं तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा 10, अर्थात 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होता है और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना मुश्किल होगा। यही कारण है कि जो कार्बन है वो पूर्ण रूप से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण
नहीं कर सकता। ग्रहण करेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, 6 पहले से था, 4 और ले लेगा तो 10, और प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 ही रहेगा। इस वजह से 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना आसान नहीं होगा। तो ये पहला कारण है कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है। दूसरा सिचुएशन हमारे साथ ये होगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और प्लस चार्ज बनाए। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो जाएगी कि प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी, 2। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ धन आयन मतलब प्लस चार्ज बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ना तो त्याग कर सकता है, ना तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अध्याय 3 में मैंने आपको बताया था कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही परमाणु संख्या। इसी वजह से अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, और 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना 6 प्रोटॉन के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या था, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन 2 बचेगा और प्रोटॉन 6 रहेगा। तो धन आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि कार्बन ना तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ना तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा भी और साथ में इलेक्ट्रॉन लेगा भी, मतलब साझेदारी करके वो अपना जो बाहरी कोश है उसको पूरी तरह से भरेगा। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का अर्थ क्या होता है कि जब 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं तो उससे जो आबंध बनता है उस आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे समझते हैं, ये कार्बन कुल संख्या 6, मैंने बताया था बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल होगा। तो 2 है, 4 है, तो बाहरी कोश में 4 है। दिखा देते हैं कि बाहरी कोश में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। अब अगर इसका अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर हम CH4 का निर्माण करेंगे। HCH4 मतलब मीथेन का सूत्र होता है, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। और यहाँ पर कार्बन करेगा क्या वो हम ध्यान देंगे। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पहले कोश में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अर्थात अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो इसका जो बाहरी कोश है पूरी तरह से भर जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था KLMN कोश के बारे में। इससे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला कोश में 2 होना चाहिए। 1 अगर ले लेगा तो 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो होगा यहाँ पर ये कि ये जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 कार्बन से लेगा, ये भी 1 लेगा और ये भी 1 लेगा। तो जितने भी हाइड्रोजन थे सबके पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब सारे हाइड्रोजन का जो बाहरी कोश है वो पूरी तरह से भर चुका है। और चूंकि मैंने बताया था कि 2 परमाणुओं के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, अर्थात 2 परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन के एक युग्म मतलब एक जोड़े की साझेदारी होती है तो बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये एक परमाणु, ये एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये एक परमाणु, ये एक परमाणु, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इस तरह से सारे जो साझेदारी हो रहे हैं सारे सहसंयोजी आबंध का निर्माण है। हम कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन के पास पहले से 1, 2,
3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी पहुंचता है उसको काउंट करते हैं 2 4 6 और 8। इस तरह से हमारा जो CH4 मीथेन है उसका जो संरचना है वो यहाँ पर तैयार हो गया। इससे हमें ये पता चला कि कार्बन का भी पूर्ण रूप से ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ना ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब भी वो करेगा तो साझेदारी करेगा और साझेदारी इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का होगा और एक युग्म की जो साझेदारी होती है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं सहसंयोजी आबंध की परिभाषा। मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से एक बार देखें। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म अर्थात एक जोड़े की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। मतलब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की अगर साझेदारी होती है तो बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध हम कहेंगे। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं सहसंयोजी आबंध का जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। ना तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है और ना ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पहला जो है हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक और हाइड्रोजन को लेते हैं। इस हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। कुल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। तो क्या लिखते हैं, H2। कभी भी हम गौर करेंगे जो गैस है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सिंगल उसको नहीं लिखते। चाहे H नहीं लिखते हैं, M नहीं लिखते हैं, O नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2O2 N2। क्यों लिखते हैं कि किसी भी गैस या किसी भी तत्व का उपयोग हम अणु के रूप में करते हैं। परमाणु इतनी छोटी होती है कि उसको देख पाना भी संभव नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी भी गैस का इस्तेमाल अणु के रूप में होता है। इसलिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के पश्चात दोनों एक दूसरे से साझेदारी करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है और ये इसको दे देता है। इस प्रकार से क्या बनता है, H2। उसी प्रकार से हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, बाहरी कोश में कुल 8 होते हैं, 2 और 6, तो बाहरी कोश में 6 होते हैं। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन की। एक और ऑक्सीजन लेते हैं, 6 इस ऑक्सीजन के भी हो गए। अब ये क्या करेगा, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 8 हो गया, और ये जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के 8 कंप्लीट कर देगा। अब क्या है, काउंट करते हैं, 4 2 6 2 8 इस ऑक्सीजन का, 4 2 6 2 8 इस ऑक्सीजन का। मतलब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, O2 लिखा जाएगा। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की सेम कंडीशन है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5 हुआ। लिखते हैं नाइट्रोजन 5 5। अब क्या करेगा, 5 इसके पास है तो 3 ही इससे ले लेगा, ले ले रहा है। इसके पास ही 5 है तो ये 3 इससे ले लेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे करके दोनों एक दूसरे का जो बाहरी कोश है उसको भर देगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, N2। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गैस को हम H2O2 N2 इत्यादि क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन के एक अणु बनाते हैं। और किसी भी अभिक्रिया में परमाणु भाग नहीं देता, अणु भाग देता है। अब हम एक चीज और समझते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक आबंध हाइड्रोजन, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लाइन खींचेंगे तो एक आबंध का निर्माण होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो यहाँ पर कितने आबंध हो जाएंगे, 2। तो ऑक्सीजन के बीच कितने आबंध होंगे, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने आबंध होंगे, 1 2 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उतने आबंध। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो 1 आबंध, 2 की साझेदारी तो 2 आबंध, और 3 की साझेदारी तो 3 आबंध। तो ये था हमारा आज का लेसन 4 जो था उसका बेसिक नॉलेज।
इसके आगे और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार जो आज हमने पढ़ा उसे फिर से समझते हैं। कार्बन की मात्रा एवं उसका महत्व। कार्बन बहुत कम मात्रा में लेकिन महत्व बहुत अधिक है। पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो जैव मंडल है, जो जीव है, वो कार्बन पर ही निर्भर है। कार्बन में सहसंयोजी आवरण ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन ना तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ना तो पूरी तरह से त्याग सकता है। जब भी वो करेगा तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ही अपना यौगिक का निर्माण करता है। सहसंयोजी आवरण की परिभाषा हमने पढ़ा कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाले यौगिक को सहसंयोजी आवरण कहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में इसके आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कार्बन का संरचना कैसे है, अन्य यौगिकों के साथ वो कैसे अभिक्रिया करता है। इन सारी चीजों के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए या क्लास 10 के लिए भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी लेसन से पूछे जाते हैं। तो याद रखें, इस लेसन को अच्छे से समझना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही कॉल के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।